नमस्कार। संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा देश में उच्च स्तर के मानव संसाधनों का निर्माण करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने से उच्च शिक्षा में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए संसद की शिक्षा संबंधी समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा मानकों, रिसर्च, परीक्षा सुधार और अकादमिक परिवेश की समीक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट पेश की है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में न सिर्फ सभी पहलुओं की समीक्षा की, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। संसदीय समिति की सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर, साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा मानकों, रिसर्च, परीक्षा सुधार विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे। आप अध्यक्ष हैं शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के और साथ में आप अध्यक्ष हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत सरकार के। डॉक्टर विनय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही है प्रोफेसर सुषमा यादव। आप सदस्य हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। प्रोफेसर यादव, आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत किया गया। संसदीय समिति ने नई शिक्षा नीति के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थानों के विषय की विस्तृत पड़ताल की और सुधार के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने से उच्च शिक्षा में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए संसद की शिक्षा समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा मानकों, रिसर्च और परीक्षा सुधार की समीक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत की। शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग संस्थानों के विगत प्रश्न पत्रों की लीक, छात्र परीक्षक गठजोड़ जैसे मुद्दों को लेकर संसदीय समिति ने चिंता जताई है। संसदीय समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले दान को 100% टैक्स फ्री करने की भी सिफारिश की। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और पर्याप्त और योग्य शिक्षकों की तैनाती के लिए सरकार को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए। समिति ने पड़ताल में पाया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को उद्योगों के साथ अपने जुड़ाव और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि कुशल कर्मचारियों की कमी को खत्म किया जा सके। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विदेशों की तर्ज पर शिक्षकों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। समिति का मानना है कि इस तरह के मूल्यांकन से शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रमुख नियामक के तौर पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के निर्माण की परिकल्पना की गई है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के दौरान ये ध्यान दिया जाए कि किसी भी नियामक के कामकाज और अधिकारों में किसी तरह का टकराव न पैदा हो। उनके अधिकारों और जवाबदेही में स्पष्टता होनी चाहिए। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आप लोगों ने इस विषय को चर्चा के लिए क्यों लिया? उच्च शिक्षा में जो नई शिक्षा नीति के आने के बाद जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो क्या कुछ आपने अपनी पड़ताल में पाया? शिक्षा नीति एक व्यापक दस्तावेज है जो सारे संबंधित पहलुओं की चर्चा करते हुए एक मार्गदर्शक सूत्र हमारे सम्मुख उपस्थित करता है। मगर उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे छोटे बड़े विषय जिनका प्रशासनिक चीज़ों से भी संबंध है, ऐसे रहते हैं कि जिनके बारे में एक बार सरसरी नज़र से भी क्यों न हो, मगर निगाह डालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक तो हमारे देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रचना में और उनके द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे कोई राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय हैं, कुछ केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित जिसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, और कुछ निजी विश्वविद्यालय हैं जिनकी संख्या भी बीते दिनों बहुत बढ़ गई है। और इसके अतिरिक्त जिसको एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहते हैं, ऐसी भी विश्वविद्यालयों की एक रचना है। तो इन चारों के बारे में एक समेकित सोच बनना, विशेष रूप में डीम टू बी और प्राइवेट, हमारे यहाँ अक्सर माना जाता है पुरानी जो समाजवादी सोच है उसके कारण कि जो भी निजी विश्वविद्यालय है वो कुछ न कुछ गड़बड़ी करते होंगे। जरूरी नहीं। आज कोई अच्छे निजी विश्वविद्यालय है
डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी कुछ समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं पर एक बार निगाह डालिए और कुछ उसमें सुधारों की अगर आवश्यकता है तो उसके बारे में सरकार को सिफारिश करे। ये एक विषय था ही। उसी तरीके का वैसे देखा जाए तो बहुत छोटा प्रशासनिक विषय माना जा सकता है इसको, मगर विश्वविद्यालयों की जो साख है, विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत अधिक मात्रा में उनकी परीक्षा प्रणाली पर निर्भर होती है कि परीक्षाएं कितने ढंग से होती है। और आज हम देखते हैं विशेष रूप में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के बारे में कि कई बार हम देखते हैं कि हम अभी भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे गलत प्रश्न पत्रिका का वितरण होना, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कोई प्रश्न पत्र में आना, या फिर प्रश्न पत्र लीक होना। मतलब ये इतनी बुनियादी चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम नियंत्रण नहीं ला पा रहे। तो राज्य सरकारों को चाहिए कि उन विषयों को वो गंभीरता से देखें। ऐसे जो ढेर सारे विषय थे और हमारे सदस्यों को भी लगा कि इन विषयों की चर्चा होनी चाहिए। आखिरकार सदस्य तय करते हैं कि कौन से विषय लेना चाहिए। शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग संस्थानों की मिलीभगत, प्रश्न पत्र लीक, छात्र परीक्षा गठजोड़ जैसे मुद्दों को लेकर संसदीय समिति ने चिंता जाहिर की है और शिक्षा मंत्रालय से सिफारिश की है कि अगर उच्च शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाना है तो इन सभी विषयों से निपटना ही होगा। संसदीय समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले दान को भी 100% टैक्स फ्री करने की सिफारिश की है। जिस तरह से डॉक्टर विनय कह रहे हैं कि जो मिलीभगत, प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर का गंभीर मुद्दा इन लोगों ने उठाया है और अपनी रिपोर्ट में भी इन्होंने डाला है और मंत्रालय से सिफारिश भी की है कि इस ओर ध्यान दिया जाए अगर हमें विश्व स्तरीय अपनी शिक्षा प्रणाली को बनाना है। सबसे पहले तो मैं संसद टीवी को और आदरणीय विनय जी को बधाई देती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि एक शिक्षाविद जब शिक्षा को देखते हैं, चाहे वो सांसद के रूप में देखें, तो वो सोच अलग होती है और वो दृष्टि भी अलग होती है और वह दृष्टि इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। और जो बात अभी आपने की है, बहुत अच्छा लगा है मुझे कि इस रिपोर्ट में उन्होंने उसको ब्लैक एजुकेशन का नाम दिया है। जो कोचिंग संस्थाएँ शिक्षा देने का काम करती हैं, वो शिक्षा देती हैं, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि शिक्षा की अपनी एक परिभाषा होती है, शिक्षा की अपनी एक संस्कृति होती है, उसको ये पहचान पाए हैं। और बहुत सारे संस्थानों को, जो मैंने इसमें रिपोर्ट में विस्तार से देखा, तो बहुत सारे संस्थानों का अध्ययन करके उनको बिल्कुल समीप से देख करने के बाद ये बात आई है। ये बात सही है, जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, और आप देखेंगे जब उनका एक्रेडिटेशन या ग्रेडिंग शुरू हुई, उससे पहले भी जो उनकी ग्रेडिंग लोगों के मानस में थी, लगभग वही ग्रेडिंग बाद में एक्रेडिटेशन के बाद और रैंकिंग के बाद आई। उसका कारण यही था, शिक्षक प्रतिबद्ध हैं, जो विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं पढ़ना, और साथ ही साथ जो प्रोसेसेस हैं उसके, जिसमें एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वो एक बहुत पुख्ता व्यवस्था है। यदि किसी विश्वविद्यालय की पहचान गुणवत्ता की करनी है तो ये देखना होगा कि वहाँ का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है या परीक्षा प्रणाली है वो दुरुस्त है कि नहीं। और दुरुस्त में जो बहुत सारी बातें अभी आदरणीय विनय जी ने बताई आपको, कि परीक्षा पत्र लीक हो जाना, परीक्षाओं का समय पर ना होना, परीक्षाओं के परिणाम समय पर नहीं आना, और फिर कहीं एक अगर वो गठबंदी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हो जाती है तो बिना पढ़े परीक्षाएं पास कर लेना, तो विद्या का जो उद्देश्य है वही समाप्त हो जाना। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर विशेष तौर पर ध्यान देती है, क्योंकि उन्होंने एक परख जो शॉर्ट नेम दिया है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए परफॉर्मेंस का, क्योंकि एक आपने परीक्षा दी, पूरी मेहनत उसके लिए कर ली, उस दिन कुछ अचानक हो गया तो आपका पूरा वर्ष चला गया। इसलिए कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात उन्होंने की है। और एक बात और जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, उन्होंने ये भी इसमें अपना एक संस्तुति दी है कि जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं उनमें भी कहीं आपस में मानदंडीकरण होना चाहिए। सम विश्वविद्यालय में बहुत प्रसन्न हूँ, उन्होंने सम विश्वविद्यालयों को समाप्त करने की बात की। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, सो यूनिवर्सिटी इज़ ए यूनिवर्सिटी, व्हाट इज़ डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी। आई थिंक वो एक तरीका तब निकाला गया होगा, उस समय की आवश्यकता होगी शायद, लेकिन अब हमें मेरूज़ को, जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुआयामी हैं, उन्हीं के एम्बिट में सभी विश्वविद्यालयों को लाना चाहिए। यूजीसी इस दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक मार्ग दिया है, उसके लिए मार्ग भी दिया है, दर्शन भी दिया है, प्रक्रिया भी दी है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ यह प्रतिवेदन जो
राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है, यह उसको सबको एक और नई दिशा देने का काम करेगा। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, आप लोगों ने अपनी पड़ताल में काफ़ी गंभीर मुद्दों को छुआ है। प्रश्न पत्र लीक हो जाना और जिस तरह से परिणाम, बच्चे अपनी परीक्षा दे देते हैं, परिणाम सालों साल आते हैं। हमने बीते दिनों भी देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से, या सड़कों पर भी संघर्ष हुए हैं कुछ राज्यों में, खासतौर से बिहार जैसे प्रांत में, जहां 3 साल की डिग्री के लिए 5-5 साल छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने अपनी पड़ताल में क्या कुछ पाया इस गंभीर मुद्दे पर? देखिए, ये इसीलिए हमारा मुख्य इसमें विषय था कि राज्य सरकारों के नियंत्रण के जो विश्वविद्यालय है, इसमें ये गड़बड़ियाँ अधिकतर पाई गई है। तरह तरह के कारण हो सकते हैं, मगर उनको ठीक किया जाना, इस संदर्भ में हमने निश्चित रूप में अनुशंसाएं की है। और कुल मिलाकर मतलब हमारे एग्जामिनेशंस का जो तंत्र है वो जरूरी नहीं कि इतना कठिन हो हमें उसका प्रबंधन करने के लिए। तो इस दिशा में राज्य सरकारों के द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय अधिक चिंता करे, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। आपकी एक अनुशंसा पे भी आपसे जवाब जानना चाहूँगा। आप लोगों ने जो दान मिलता है उच्च शिक्षण संस्थानों को, उसको 100% टैक्स फ्री करने की जो सिफारिश की है, उसके पीछे क्या औचित्य है? नहीं, देखिए, आखिरकार किसी न किसी पद्धति को, देखिए, शिक्षा संस्थानों को भी तो आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो विभिन्न रिसोर्सेस, मतलब विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उनको अपनी आमदनी को इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोई अगर डोनेशन देना चाहता है तो उसको एक प्रोत्साहन मिले, इंसेंटिवाइज हो। इसलिए हमने ये कहा है कि उसको 100% अगर हम दे सकते हैं रियायत तो अच्छा रहेगा। प्रोफेसर सुषमा जी, लोगों का ये डर है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो डोनेशन मिलता है, तो एक उनकी जो सामाजिक जिम्मेवारी है कुछ गरीब बच्चों को या उनको पढ़ाने की, वो कहते हैं वो लोग बाजार के माफिक चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो इसका कैसे सोल्यूशन होगा फिर? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहले एक छोटी सी टिप्पणी मैं उस बात पर कर दूं कि राज्य विश्वविद्यालयों में ऐसा अधिक होता है। मैं बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हूँ। और शायद उसका कारण ये है क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय राज्यों में सिचुएटेड होते हैं, वहीं के बच्चे वहाँ आते हैं, वहीं के शिक्षक होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अखिल भारतीय ढांचा रखते हैं और शिक्षक कहीं के, विद्यार्थी कहीं के, प्रशासक कहीं के। तो शायद जो एक वो गुटबंदी हो जाती है रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की, वो वहाँ नहीं हो पाती। तो राज्य विश्वविद्यालयों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब मैं क्योंकि पहली बार एक राज्य विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर आई हूँ, तो उनकी समस्याओं को भी मैं वहाँ पहचान कर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये समिति उन समस्याओं को भी ठीक करने का और एक मॉडल एक्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाने की भी संस्तुति करे। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, मंशा की भी कमी नहीं है, दान करने की प्रवृत्ति की भी कमी नहीं है। परंतु हमने अभी तक एक व्यवस्था ऐसी बना दी कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो भी दिखाना यही चाहते हैं कि हम इससे पैसा नहीं कमा रहे या हम इसमें पैसा नहीं लगा रहे। तो और हम उनको प्रायः ही संदेह की दृष्टि से देखते हैं। मुझे लगता है, और एक ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगी मैं आदरणीय विनय जी का, इस रिपोर्ट में कहीं इक्विटी और इंक्लूजन की बात नहीं आई, समता और समावेश की बात नहीं आई जो होनी चाहिए। मैं समझती हूँ आने वाले वर्षों में हमें निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन अवश्य देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वह शर्त भी रखनी चाहिए क्योंकि समाज राशि दे रहा है और समाज को राशि देने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। क्योंकि यदि राशि है तो अच्छे विश्वविद्यालय बने, कोई लैब दे दे, कोई हॉस्टल दे दे, और पहले भी उनके नामों से हुआ करते थे, जो धनाढ्य लोग, संभ्रांत लोग थे, वो हों, लेकिन वहाँ पर उनके लिए स्थान भी आरक्षित हों जो बच्चे उतनी फीस नहीं दे सकते और उन कोर्सेज में आ सकते हैं, कैपेबल हैं, कैपेसिटी है। परंतु जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं या सरकार द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालय हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी संख्या भी बनी रहनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए। इसलिए कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा आया है, अगर हमें उस मानव को संसाधन, जैसे आदरणीय विनय जी भी नहीं मानते हैं, मैं संसाधन नहीं मानती हूँ, लेकिन मानव को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाना चाहती है, एक वैश्विक मानव, एक उदार मानव, एक चरित्रवान मानव, एक ज्ञान युक्त मानव, वो यदि बनाना है तो राष्ट्र उस उत्तरदायित्व से पूरी तरह विमुक्त नहीं हो सकता। और मैं जानती हूँ वह स्पिरिट इसमें है, परंतु उस पर भी ध्यान, क्योंकि सबको ये लग रहा है व्यवसायीकरण ना हो जाए कहीं शिक्षा का। शिक्षा को व्यवसाय तो मानना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर दान की जो बात कही है और उसको टैक्स फ्री बनाने की बात की है, उसका मैं पूरे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बीच में हस्तक्षेप करना चाहूँगा। सुषमा जी ने सही कहा है कि समावेशी शिक्षा, मगर हमें
बड़ी प्रसन्नता हुई जिन जिन निजी विश्वविद्यालयों से और सरकारी विश्वविद्यालयों से, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है दिल्ली का, मुंबई का, जिनसे हमने बात की, या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर हरियाणा में SGT यूनिवर्सिटी है, या फिर रामकृष्ण मठ से संबंधित यूनिवर्सिटी कोलकाता में काम करती है, इन सभी से जो हमने बातचीत की तो हमारा ये सवाल था कि क्या आपके यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का बहुत अच्छे तरीके से जो आरक्षण की व्यवस्था रहती है महिलाओं के लिए उस रूप में नहीं है, मगर क्या दी जाती है? तो सभी ने कहा कि 100% हम इसका समर्थन करते हैं और अमल भी हो रहा है, कहीं रिक्तता नहीं है। और महिलाओं की संख्या, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि विशेष रूप में वैज्ञानिक शोध रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, और हमें बड़ी संतुष्टि हुई कि जब उन महिलाओं ने भी कहा कि हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोत्साहन मिल रहा है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और पर्याप्त और योग्य शिक्षकों की तैनाती के लिए सरकार को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए। संसदीय समिति ने पड़ताल में पाया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को उद्योगों के साथ अपने जुड़ाव और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि कुशल कर्मचारियों की कमी को खत्म किया जा सके। शिक्षक भर्ती को लेकर जो आप लोगों ने अनुशंसा की है कि योग्य शिक्षक मिले ताकि हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो पा सकें, तो आप लोगों ने अपनी पड़ताल में क्या पाया? नहीं, यही है, देखिए शिक्षकों की उपलब्धता होना, अभी नई शिक्षा नीति पर सभी निगाहें टिकी हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, और जैसे जैसे उसका क्रियान्वयन की गति आगे बढ़ती जाएगी, मैं मानता हूं कि ये अनुशंसा देने की नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी अच्छी मात्रा में सभी सरकारी विश्वविद्यालयों ने हमें कहा कि हम जो भी रिक्तताएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया जारी है। मगर उसमें एक दिक्कत ये आती है कि अच्छे मतलब अर्हता वाले, क्वालिफिकेशन वाले शिक्षक मिलना, शिक्षक है मगर वो शिक्षक ही नहीं करना चाहते, उसके कुछ कारण होंगे। तो ये प्रेरणा जगाना भी जो बहुत ज़रूरी है, और शिक्षक को वो उस तरीके का सम्मान मिलना, उस तरीके का वेतन मिलना, ये भी तो बात है। वो वेतन तो खैर आज की मात्रा में बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है, मगर अन्य जो उसके डेस्टिनेशन हो सकते हैं करियर के, उसकी अपेक्षा यहाँ पर भी उसको एक अच्छा वायुमंडल मिले, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इतना ही हमारा कहना है, बाकी कोई विशेष। प्रोफेसर सुषमा जी, आप जरूर कहना चाहेंगे? मैं इस पे अवश्य कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं विश्वविद्यालयों से जुड़ी हूँ, और सच में आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ पिछले 10-12 वर्षों से विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं। तो शिक्षक जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक अच्छा प्रारंभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्षों तक फिर वो संदेह के वातावरण में, अस्थायित्व के वातावरण में प्रारंभ करते हैं। तो वो प्रारंभ जो उनका एक सुखद वातावरण में होना चाहिए, एक उन्मुक्त वातावरण में होना चाहिए और स्वागत वाले वातावरण में होना चाहिए, वहाँ वो यही बचे पूरे समय प्रयास करते हैं कि बस हमारी नौकरी बच जाए या इस बार इस सेशन में फिर मिल जाए, जो शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अनुशंसा की गई है समिति द्वारा, क्योंकि पूरे देश भर में राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, वहाँ सैंक्शन भी नहीं हो रही हैं पोजीशंस, और जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि शिक्षक उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु है। विद्यार्थी तो शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु है, लेकिन जो परिवर्तन और जो गुणवत्ता शिक्षा नीति लाना चाहती है वह शिक्षक के बिना नहीं हो सकता, और वह गुणवत्ता युक्त शिक्षक ही कर सकता है। इसलिए जो समिति ने सिर्फ ये अनुशंसा दी है कि अच्छे शिक्षक होने चाहिए, बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी गुरु दक्षता कार्यक्रम पहली बार प्रारंभ किया है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में पहले कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। आपने एमए किया, एमफिल की, पीएचडी की, और उसके बाद आपकी नियुक्ति हो गई, आप जाकर क्लास में खड़े हो गए। तो हम क्या करते थे फिर, जो अच्छा शिक्षक को याद आया, अच्छी शिक्षिका याद आई, उसी की अनुकरण करते हुए हम अपना कार्यक्रम आरंभ कर देते थे। लेकिन गुरु दक्षता कार्यक्रम उन्हें इसके लिए तैयार करेगा, और मैं समझती हूँ इस अनुशंसा को सरकार बहुत गंभीरता से लेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तो पहले ये निर्देश केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दे दिए हैं कि शीघ्र वो अपनी पोजीशंस भरें और शिक्षकों की नियुक्ति करें, और उन्होंने कर भी दिया है प्रारंभ। लेकिन बहुत बड़ा दायरा हमारा राज्य विश्वविद्यालयों का है, और वहाँ अभी बहुत प्रोसेसेस भी नहीं बन पाए हैं। कहीं उच्च शिक्षा आयोग है, कहीं उच्चतर शिक्षा आयोग है, कहीं स्वयं विश्वविद्यालय ही काम करते हैं। तो एक मानदंडीकरण
वहाँ भी आ जाए। बिल्कुल। और संसदीय समिति ने न केवल शिक्षक भर्ती के लिए अनुशंसा की है, बल्कि उन्होंने जवाबदेही भी तय करने की बात कही है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विदेशों की तर्ज पर शिक्षकों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। समिति का मानना है कि इस तरह के मूल्यांकन से शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। विनय जी, इस विषय में बताएं। नहीं, जाहिर सी बात है, अभी कई देशों में जो होता है, हमारे देश में भी कहीं कहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसी बात नहीं है। मगर शिक्षक का सबसे अच्छा मूल्यांकन तो छात्र करता है, तो छात्रों से उसका कोई ना कोई अभिप्राय लेना, फीडबैक लेना, उसके आधार पर उसके गुणवत्ता के बारे में कोई ना कोई एक, जैसे मापदंडीकरण शब्द का प्रयोग किया सुषमा जी ने, उस तरीके का बनना, इसकी भी ज़रूरत है। हमने और एक बात कही है, वो ये है कि आज अच्छे वाइस चांसलर्स मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वाइस चांसलर के पद के साथ बहुत सारी मतलब चिंताएं आती हैं, क्योंकि एक विश्वविद्यालय चलाना कोई आसान रहा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर भी हमने एक कटाक्ष किया है और कहा है कि इसके लिए भी एक प्रशिक्षण होने की आवश्यकता है, ताकि जो विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी है, वो एक प्रशासक भी होना जरूरी होता है जब आप वाइस चांसलर बनाते हैं। तो इस तथ्य को फिर एक बार हमने सामने लाया। प्रोफेसर सुषमा जी, आप तो इन सभी रोल में फिर रह चुकी हैं, तो आप बताएं इस विषय में। सबसे पहले तो जो पहली बात है, जबकि मैं एक शिक्षाविद तो रही ही हूँ, लेकिन एक्टिविस्ट भी रही हूँ, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट वाले लोग, वो भी रही हूँ, जूटा की सदस्य रही हूँ वर्षों तक। परंतु, और ये प्रश्न हमारे सामने सदैव रहा है, किसी भी व्यवसाय को, शिक्षा एक प्रोफेशन है और इसीलिए उसका सम्मान है, यदि वो उत्तरदायी नहीं होगा तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हो सकता है मैं उतनी इस बारे में लोकप्रिय ना हूँ, फिर भी मैं कहूँगी ये बात समिति ने बिल्कुल सही कही है, इस की संस्तुति है, क्योंकि शिक्षकों की का उत्तरदायित्व तो स्वयं शिक्षकों को कहना चाहिए कि हम उत्तरदायी होंगे, और उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर विद्यार्थी होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों की ओपिनियन उनके बारे में रखी जाए तो आप देखिएगा शिक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो जाएगी और उसमें गुणवत्ता भी आएगी, और शोध और शिक्षण दोनों साथ चलाए जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में ये भी एक विवाद का विषय रहा है कि एक अच्छा टीचर जो है उसके पास समय नहीं होता शोध करने के लिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा शिक्षक होता ही वही है जो शिक्षण भी उतनी ही ईमानदारी से करता है जितनी ईमानदारी से शोध करता है। तो गुणवत्ता तब बनेगी जब ये दोनों आएंगे। और दूसरी बात वैसे ही है जो विश्वविद्यालय के प्रशासकों के बारे में आदरणीय विनय जी ने कही है, अध्यक्ष के रूप में कही है, और उन्होंने इतने वर्षों से शिक्षा को देखा भी है। क्योंकि जो प्रशासक बनता है वो जब तक उस प्रशासन को समझ नहीं ले और उसमें रुचि भी रखे और उसके योग्य भी हो और उसमें दक्षता भी आ जाए, जो प्रशिक्षण की बात की है वो उसमें दक्षता ले आएगी, तो यदि ये सारे गुण मिलेंगे तभी विश्वविद्यालय अच्छे बनेंगे। नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि नेतृत्व अच्छा नहीं होगा तो अच्छे शिक्षक भी धीरे धीरे रुचि लेना कम कर देते। बिल्कुल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रमुख नियामक के तौर पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के निर्माण की परिकल्पना की गई है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के दौरान यह ध्यान दिया जाए कि किसी भी नियामक के कामकाज और अधिकारों में किसी तरह का टकराव न पैदा हो। उनके अधिकारों और जवाबदेही में स्पष्टता होनी चाहिए। नई रचना सामने आ रही है। AICTE, UGC, तरह तरह के जो संगठन है, एक दृष्टि से उनकी जगह ये नया नियामक आयोग आएगा तो उसके बारे में एक स्पष्टता रहे। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो हर कोई मानेगा। मगर चूंकि हम शिक्षा, उच्च शिक्षा के विषयों का हमारे सामने पूरा प्रश्न था, इसलिए हमने सोचा कि इस विषय पर भी ये कहे कि इसको बहुत अच्छे तरीके से सरकार कर भी रही है। बहुत सोच समझकर कदम उठाने की भूमिका से ही हो सकता है कि सारी रचना चल रही है। तो हमने केवल इसी विषय को सामने रखा है। सुषमा जी, आपकी आखिरी टिप्पणी के तौर पर जानना चाहूँगा। जी नहीं, ये बहुत अच्छा संस्तुति दी गई है, क्योंकि अभी तक ये सारा काम विनियमन, मान्यता, फंडिंग और अंत में कोई भी एक्शन इसके अतिरिक्त लेना है तो वो सारा काम UGC का था। लेकिन UGC के साथ साथ इतने ढेर सारे, AICTE तो था ही, लेकिन मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग काउंसिल, फार्मेसी के लिए अलग काउंसिल, जो लॉ के लिए अलग काउंसिल, तो इतनी सारी काउंसिल्स थी। उसमें मैंने देखा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, कोई भी जब हम रिकमेंड करते हैं तो हम कहते हैं सब्जेक्ट टू AICTE रिकमेंडेशंस, सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसमें फिर होता क्या है, मैंने कई बार प्रश्न भी किया, होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि MCI की इन्होंने कंडीशंस फुलफिल की कि नहीं की? हम ये कह के अगर संस्तुति दे देते हैं तो वो पूरी संस्तुति नहीं होती। इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमको निर्देश दिया है, और आदरणीय प्रोफेसर सहस्रबुद्धे जी की जो समिति है उसने भी कहा है कि एक ऐसा सेंट्रल कमीशन तो बनेगा ही जिसमें ये अलग अलग वर्टिकल्स होंगे। रेगुलेशन कोई एक करेगा, फंडिंग कोई दूसरा करेगा। वो जब दोनों मिलते हैं ना तो वहाँ करप्शन आरंभ हो जाता है। इसलिए वो दोनों अलग ही होने चाहिए। और फिर जो मानदंड की बात है, रैंकिंग की बात है, एक्रेडिटेशन की बात है, वो अलग करेगा। ये सब अलग रहेंगे और इन सब काउंसिल्स को एक जगह मिलाया जाए, इनकी रेगुलेशंस ले ली जाएं, लेकिन रेगुलेशंस हमेशा रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्राचीन कहावत है, समाज में जो कहा जाता था ना कि जो किसी एक का उत्तरदायित्व नहीं हो, मतलब जो बहुत सारे लोगों का उत्तरदायित्व होता है वो किसी का नहीं होता, तो वो स्थिति आ जाती है। और इसीलिए जो स्टैंडर्ड्स की बात, पहली बात यहाँ कही गई है कि पहले हम उच्च शिक्षा के केंद्र रहे, लेकिन आजकल उच्च शिक्षा में बहुत सी ऐसी त्रुटियां और कमियां आई हैं, खामियां आई हैं, जिनको सुधारने की आवश्यकता है। तो यदि हम ये सब कर पाएं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि राज्यों के संदर्भ में, विशेष रूप में राज्यों के विश्वविद्यालय है और AICTE है। अभी राज्य का विश्वविद्यालय कहता है कि लेबोरेटरी का आकार इतना होना चाहिए, वहाँ पर इक्विपमेंट्स ऐसे रखने चाहिए। AICTE मान लीजिए दूसरा कुछ कहता है। अगर मैं संस्था संचालक हूँ तो मुझे जो सुविधाजनक है उसी को मैं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें तो राज्य सरकार ने ये कहा है। तो ये मतलब स्थिति न रहे असमंजस की, और किसी को अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को अपने ऊपर लागू कराने की स्वतंत्रता न रहे, ये इसके पीछे का एक स्पष्टता रहनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि और एक वाक्यता रहनी चाहिए, बिल्कुल, और ताकि उच्च शिक्षा में हम और आगे बढ़ें। आप दोनों इस कार्यक्रम में आए और संसदीय समिति की जो रिपोर्ट थी उस पर आपने चर्चा की और आपने जो अनुशंसाएं उस विषय में और हमें विस्तार से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी धन्यवाद। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो जाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है, और संसदीय समिति ने इसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। तो कैसा लगा हमारा यह कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।